हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजीव शर्मा। मैं लेकर आया हूं आपके लिए ग्रामर को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, ये तरीका लेकर। ठीक है, तो मैं अब जो आपको ग्रामर सिखाने जा रहा हूं, ये ग्रामर आपको एग्जाम में काम आती है। और एग्जाम में हम पूरे पूरे चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको सारी की सारी ग्रामर शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं ताकि आप इसको एट अ ग्लांस रिवाइज करके एग्जाम में जा सके। ठीक है, तो चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये लर्निंग आउटकम्स है जो हम पढ़ेंगे अभी। हम मे और कैन से स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मे और कैन जो है ये मॉडल है। मॉडल एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है। हेल्पिंग वर्ब जब वाक्य के आगे आ जाती है तो वो प्रश्न बन जाता है हाँ या ना वाला, है ना, जिसका जवाब हाँ ना में दे सकते हैं। तो ये देखिए हमने आगे ब्लैंक छोड़ रखा है, मतलब ये तीनों किसी न किसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब आगे यूज होगी, इसमें प्रश्न का काम करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ और ऑप्शन मिला है आपको कैन और मे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैन और मे हम जो है ये क्षमता और संभावना बताने के लिए यूज करते हैं। कैन को क्षमता और मे को संभावना। ठीक है, और परमिशन, किसी से परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं। अब आप ये सेंटेंस पढ़िए, आई कम इन सर डैश आई कम इन सर, ये हम हमेशा यूज करते हैं। तो यहां पर हम सर से परमिशन मांग रहे हैं। अब सपोज कीजिए 2:30 बजे आपको क्लास में आना है और आप 2:35 पर आ रहे हैं। आपने बाहर से सर से पूछा, मैं आई कम इन सर। अब सर क्या बोल सकते हैं, या तो पनिशमेंट के रूप में आपको मना बोल सकते हैं नो, या फिर आपको बोल सकते हैं यस कमिंग, मतलब 50-50। तो जब हमको जवाब 50-50 हो, पता नहीं हो, ऐसी स्थिति में हमको 100% मे का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब दूसरा सेंटेंस पढ़िए, डैश आई यूज योर पेन। अब सपोज कीजिए मुझे एक मोबाइल नंबर नोट करना है कॉपी में, या मुझे कुछ कॉपी में नोट करना है, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, या फिर मैं पेन भूल गया, या फिर मुझे बैंक में एक स्लिप भरना है, मेरे पास में खड़े हुए व्यक्ति के पास पेन है और मेरे पास पेन नहीं है। अब मैं अगर उससे पेन मांगूंगा तो स्वाभाविक सा बात है, अगर वो यूज नहीं कर रहा है और उसके पास पेन है और मुझे स्लिप भरना है, तो कोई भी मना नहीं करेगा। हमेशा अनजान व्यक्ति भी इंसानियत के तौर पर कोई मना नहीं कर सकता है। हम बोल सकते हैं ऐसा, नहीं मैं नहीं दूंगा, ये हम इंटरनली सोच सकते हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते किसी को। यहां पर अब हम इंसान नहीं कहलाएंगे। तो बीइंग ह्यूमन बीइंग हमको हाँ ही कहना है। तो जब हमको जवाब 100% हाँ में होता है, तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, कैन आई यूज योर पेन। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अब आप यहां देखिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, अब जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तब वो प्रश्न बनाती है। केवल एक केस में ऐसा हो रहा है कि यहां पर ये प्रश्न नहीं बना रही है, यहां पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा होता है, वो वाला। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क बड़ा सरप्राइजिंग कर देता है। तो जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो समझ लीजिए कि ये कोई प्रश्न नहीं है, ये हम किसी को जो शुभकामनाएं देते हैं, अच्छी या बुरी कामनाएं, शुभ अशुभ कामनाएं जो भी होती है, वो हम मे को आगे लिख करके ही देते हैं। ये ध्यान रखना, किसी को भी शुभकामना देने का केवल एक तरीका होता है, मे आगे इस्तेमाल करके। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, बहुत जियो, बाहर में जाओ, मे यू गो टू हेल्प, है ना। मे का इस्तेमाल करके ही शुभ या अशुभ कामनाएं दी जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़े। देखिए इस सेंटेंस को देख करके लगता है कि यह संभावना है। तो जब भी संभावना व्यक्त की जाए, संभावना, तो इन दोनों में से संभावना मे के द्वारा व्यक्त की जाती है। इट मे रेन टुडे, शायद बारिश हो सकती है, नहीं भी हो, कंफर्म नहीं है, पर बारिश हो सकती है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, यहां पर क्षमता का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सेंटेंस पढ़ के समझ जाएंगे। ही डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। स्विम यानी तैरना होता है, सब जानते हैं। रिवर यानी नदी में। अब नदी में तैरने की बात की जा रही है, मतलब उसकी क्षमता बताने की, यार नदी में तैर सकता, हम तो देख के डर जाते हैं, मतलब उसकी क्षमता की बात हो रही है, उसकी योग्यता की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कैन का इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए फिर अब ये आगे वाला सेंटेंस देखिए। अब हम ये लर्निंग आउटकम हमारा कंप्लीट है, हम इस पे चलते हैं। तो ये कैन का इस्तेमाल हमने क्षमता के लिए किया। क्षमता कब की? वर्तमान की। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी पिछली पास्ट की क्षमता बता रहा हूं या पास्ट की योग्यता बताना चाह रहा हूं आपको, तो कैन का पास्ट वाला भाग कुड होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम पिछली क्षमता बता रहे हैं? आप सेंटेंस को 2 बार पढ़िए, वो सेंटेंस ही आपको बताएगा कि हम पिछली बात कर रहे हैं। चलिए यहां देखते हैं हम इस सेंटेंस को।
व्हेन ही वॉज यंग, ये वॉज का मतलब होता है था, और व्हेन का मतलब हो गया यहां जब। अब देखिए जब वह यंग था, यंग का मतलब होता है छोटा, ठीक। तो जब वह छोटा था, व्हेन ही वॉज यंग, अब ये इससे पता चल रहा है पिछली बात कर रहे हैं। तो जब पिछली बात कर रहे हैं तो देखिए ही डैश रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ लेता था, उसकी फिर क्षमता और योग्यता बताई जा रही है। तो अब ऐसी स्थिति में जब पिछली क्षमता या योग्यता बताई जाए तब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप? ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मच और मेनी। क्या ऑप्शन है हमारे पास? मच और मेनी। अब मैं आपको बता दूं मच और मेनी में क्या डिफरेंस है। मच का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम मात्रा की बात कर रहे हो, हम जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। और मेनी का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम संख्या की बात करते हैं और जिसको हम गिन सकते हैं। ये एक तरीका हो। दूसरा ये कि मच के बाद हमेशा एक वचन यूज होगा, मेनी के बाद हमेशा बहुवचन यूज होगा। चलिए देखते हैं। आई हैव डैश मनी, देखिए मच या मेनी। अब यहां पर मैंने पर्पसली लिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मनी में कंफ्यूजन है कि यार मनी तो हम गिन सकते हैं। नहीं, आप मनी को नहीं गिन सकते। अपन बोलते मेरे पास, उसके पास बहुत पैसा है, हम गिना हुआ नहीं बता रहे कि उसके पास कितना पैसा, बहुत पैसा, मात्रा बता रहे हैं। तो ये मनी हमेशा मात्रा बताती है और ये हमेशा एक वचन में यूज होती है। देखिए मात्रा और एक वचन, मात्रा और एक वचन, और ये संख्या और बहुवचन, ये। तो यहां क्या आएगा? मच। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव डैश 10 रुपी नोट्स। देखिए अब दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या बोला? मेरे पास बहुत सारे 10 रुपीज के नोट्स हैं। अब कितने नोट्स हैं मेरे जेब में अभी बता दूंगा मैं। मेरे पास 135 नोट हैं 10-10 रुपए के। तो ये देखिए बहुवचन में आया है। 10 रुपए के क्या है? नोट्स, बहुत सारे। जब बहुवचन आए तो हम क्या यूज करेंगे? मेनी। इसके बाद में अब अगला सेंटेंस देखिए, देयर इज डैश मिल्क। अब ये खाली स्थान आ गया, पूरे मतलब की जरूरत ही नहीं। इसके बाद मिल्क जो है एक वचन में आया है और हम इसको गिन भी नहीं सकते, मात्रा है। तो क्या आएगा? मच। देयर इज मच मिल्क इन द पॉट। अब आप देखिए खाली स्थान स्टूडेंट्स, ये बहुवचन है, हम गिन भी सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्या आएगा? बिना सेंटेंस पढ़े ही हम लिख सकते हैं मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। ठीक है, अब मच और मेनी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम सम और एनी में आ जाते हैं। देखिए मच और मेनी हो गया, अब सम और एनी में आ जाते हैं। तो देखिए सम और एनी में क्या डिफरेंस है? एनी जो है एनी जो है ये प्रश्न में और नकारात्मक वाक्य में यूज होता है, और सम जो है ये सकारात्मक वाक्य में यूज होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे। ये सकारात्मक वाक्य, इसमें ना तो नोट है, ये नोट ना वाला वाक्य हो या फिर प्रश्न हो, तो ये ना तो ना वाला है और ना ही प्रश्न है। तो यहां क्या आएगा? सम। मेरे पास कुछ पैसा है, आई हैव सम मनी। अब आप देखिए यहां आई हैव डैश 10 रुपी नोट्स। अब नकारात्मक वाक्य नहीं है, ये भी सकारात्मक वाक्य है, यहां भी सम आएगा। देयर इज डैश मिल्क इन द पॉट, यहां भी सम आएगा क्योंकि ये तीनों सकारात्मक वाक्य थे। मैंने पिछले वाक्य को मिटाया नहीं, तो ये इजी है। अब आप देखिए, अब अगर ये नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यहां डज नॉट आ गया, डजंट, तो ही डजंट हैव डैश रेड पेन। अब यहां क्या आएगा? जब नकारात्मक वाक्य होता है तो हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, डजंट हैव एनी रेड पेन। और अगर प्रश्न हो, कैसे पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है अगर प्रश्न है तो भी हमने एनी का इस्तेमाल कर दिया है ना। लेकिन एक स्थिति में अगर मॉडल वाला प्रश्न हो, will you give me dash chocolates। अब आप देखिए ये भी प्रश्न है
मैंने आपको क्या बताया, अगर प्रश्न हो और नहीं हो नकारात्मक तो एनी का यूज करते हैं, लेकिन ये प्रश्न मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, मॉडल से। तो जब भी कोई प्रश्न मॉडल से स्टार्ट हो, ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रश्न मॉडल से स्टार्ट हो तो उसमें सम का इस्तेमाल करते हैं। अब मॉडल कौन कौन से हैं हमने अभी पढ़े हैं, कैन, कुड, मे, विल, वुड, शुड, है ना, ये मॉडल्स होते हैं, हम और आगे उसको पढ़ते चले जाएंगे। तो ये समझ में आया, ये हमने इतने लर्निंग आउटकम्स कर लिए। अब चलिए देखिए, अब हम अगला लर्निंग आउटकम हमारा आता है ए और एन। देखिए ये आर्टिकल है, ए, एन और द, तीन आर्टिकल होते हैं। द तो हम आसानी से कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ए, एन में कंफ्यूजन होता है। तो अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं हम एन का इस्तेमाल कब करते हैं। देखिए खाली स्थान के बाद जो शब्द आ रहा है, यदि उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो रहा, उच्चारण मतलब हम उसको क्या पढ़ते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं उसमें पहला अक्षर हम क्या बोलते हैं, अगर हम हिंदी का स्वर का सबसे पहले उच्चारण कर रहे हैं तब आप समझ लीजिए वहां पर एन आएगा। अब देखिए ये क्या लिखा है, HOUR, ये इंग्लिश में कहीं से शुरू हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं उससे संबंध है। देखिए हमने क्या पढ़ा हिंदी में, आ, हिंदी का स्वर है आ, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहां पर एन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर डैश ईयर। अब देखिए हमको यहाँ ए और एन दो ऑप्शन है, दोनों का मतलब एक भी होता है, तो मैं यहाँ 1 साल से रह रहा हूं। अब ये जो लिखा है YEAR, इसको हम, आप जनरली ये पढ़ते होंगे ईयर, अगर आप ये पढ़ेंगे तो ये हिंदी का स्वर है, आप वहां पर एन लगा देंगे, ये गलत उच्चारण है, इसका उच्चारण सही है ईयर। क्या लिखा है ईयर। अब ये हिंदी का स्वर नहीं है, तो जब हिंदी का स्वर नहीं है तो ए लगाएंगे, सीधी सी बात। हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा हो तो एन, और हिंदी का स्वर नहीं है तो ए। अब आप देखिए डॉक्टर, खाली स्थान के बाद डॉक्टर, ड आ रहा है, ड आ रहा है तो सीधे सीधे हम लगाएंगे ए। ये मोहित इज डैश ऑनेस्ट बॉय, अब इसको हम एच से शुरू हो रहा है लेकिन हम हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट, हिंदी का स्वर है तो एन यूज करेंगे। देयर इज डैश, अब ये देखिए ई से शुरू हो रहा है अंग्रेजी में, लेकिन इसको पढ़ते क्या हम, यूकेलिप्टस, यू, अब यू हिंदी का स्वर नहीं है तो अ आएगा। ठीक है, एक चीज इसमें मैं और बता दूं आपको बिल्कुल शॉर्ट में, एक सेंटेंस देखिए ये लिख रहा हूं, देखिए अब ये इसमें और ए और एन का हम सप्लाई करते हैं। अब आप देखिए इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ही इज डैश एसडीएम, इसका उच्चारण हम एसडीएम कर रहे हैं, है ना, एसडीएम पढ़ रहे हैं। शुरू का अक्षर क्या है, हिंदी का स्वर है तो एन एसडीएम, ये भी इंग्लिश में एम है लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है, ए म, हिंदी का स्वर से शुरू हो रहा है तो एन। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब हम लास्ट लर्निंग आउटकम में आ गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले एक ब्लैंक जरूर आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो तरह की होती है, एक के बिना एस वाली और एक उसमें एस लगा करके, सेम टू सेम, वैसे 4 फॉर्म होते हैं, उसमें से हम फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास दोनों फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए आ जाती है, ऐसी स्थिति में हम इसको याद कैसे रखें बिना रूल के, शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट अकेला है, अकेला सब्जेक्ट है, डरेगा, हमको बड़ी वर्ब यूज करना है। बड़ी वर्ब कौन सी है, ये वाली, तो डरने वाला सब्जेक्ट तो बड़ी वाली वर्ब, उसको मजबूत वर्ब दे दो, तो यहां क्या आ जाएगा, प्लेस। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ज्यादा है तो नहीं डरेंगे तो बड़ी वर्ब देने की जरूरत नहीं है। बॉयज कितने हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे बॉयज हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं, तो नहीं डरेंगे तो फिर छोटी वर्ब, छोटी मतलब बिना एस वाली। ठीक है, अब यह आई वाला मामला आ गया, तो मैं, जब मेरी बात होती मैं किसी से नहीं डरता हूं, बाकी सब डरते हो, मैं नहीं डरता। ठीक है, तो जब मैं नहीं डरता हूं तो नहीं डरता हूं तो नहीं डरता हूं, तो भाई छोटी वर्ब ले लो। 3 चीजें बताइए, सब्जेक्ट अकेला हो तो डरता है, हम वर्ब उसमें पावरफुल लेंगे एस वाली। जब सब्जेक्ट ज्यादा हो तो नहीं डरते हैं तो हम बिना एस वाली वर्ब लेंगे, और जब मेरा सवाल है तो मैं किसी से नहीं डरता हूं तो हमको एस, मुझे एस की आवश्यकता नहीं है, आप फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब कंप्लीट। तो ये हमने अभी जितने लर्निंग आउटकम्स लिए ये सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। आप एग्जाम के लिए एक सरसरी निगाह से इसको वीडियो को देखेंगे, 15 मिनट में आप अपना पूरा रिवाइज करवा देंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।